तो भैया आप चलो शुरू हो जाओ, टेस्ट के बारे में थोड़ी सी हम बातचीत कर लेते हैं। क्लियर है? चलो भाई थोड़ा सा हम टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत डिस्कशन किया, क्यों वो एक हड़प्पा की जगह पे हुआ, उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीछे उसका भौगोलिक कारण क्या था। सान्याल ने जो अभी नई किताब अपनी निकाली है, जो रिसर्च निकाली है, वो पढ़ाया मैंने। टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो नई नई चीजों के साथ जोड़े। ठीक है, अब चलो शुरू करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स, शुरू करो शुरू करो शुरू करो, आंसर दो। चलो इसको क्लास में करना शुरू कर देते हैं। जिनको लग रहा था कि डेमो क्लास चल रही है उनके लिए अभी मैं सबसे काउंसलर का मेरे पास से यहां से कॉल या मैसेज जाएगा, आपको सबको भेजना पड़ेगा अपना नंबर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड नियर द कोस्टल एरियाज। हड़प्पा सभ्यता के या का निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल भारतीय तटीय क्षेत्र के पास स्थित है? राइट, कौन सा होगा? सुतका गेंडोर, सुतका कोह, कालीबंगा और सुरकोटदा, कौन सा इसमें से जो है वो यहां पर उपलब्ध है? हां जी, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल तटीय क्षेत्र के पास स्थित है? सुतका गेंडोर, सुतका कोह, डन। देखो कितना मजा आया, अभी देखेंगे आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। इसको इसमें मत ओपन किया करो, इसमें पीडीएफ नहीं खुलता है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर सरसों के बीज पाए गए थे? मस्टर्ड सीड्स वर फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स। कल मैंने बताया था सरसों पाया जाता है। ठीक है, धौलावीरा, चहुंदड़ो, आलमगीरपुर और लोथल, कहां पर मस्टर्ड सीड्स पाए गए थे? धौलावीरा, चहुंदड़ो, आलमगीरपुर और लोथल। हो गया। थर्ड, विच ऑफ दीज हड़प्पन साइट फॉर्म द ईस्टर्न बाउंड्री। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सभ्यता, पूर्वी स्थल सीमा का निर्माण कौन करता है? मानपुर, रंगपुर, रोजड़ी और संधानवाला। अगर ध्यान से कल आप लोगों ने मैप जो मैंने बनाया था उसको आप देखोगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। मानपुर, रंगपुर, रोजड़ी और संधानवाला। राइट, डन। अब देखते हैं, आ जाओ नेक्स्ट। तीन क्वेश्चन हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड एट द मॉर्कन कोस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल मकरान तट पर स्थित है? आप मैप से सारा बेस क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल मकरान तट पर स्थित है? सुतका को, देसालपुर, लोथल और धोलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल मकरान तट पर स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड एट मकरान कोस्ट। चलिए नेक्स्ट वन। सुतका को, देशलपुर, लोथल, धोलावीरा। नेक्स्ट वन। द हड़प्पन सिटी ऑफ राखीगढ़ी वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। हड़प्पन शहर राखीगढ़ी निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पन शहर राखीगढ़ी निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है?
क्लियर? 5 क्वेश्चन ये। आंसर देख लेते हैं किन किन महावीरों ने क्या क्या काम किया। अब देखिए, आप लोग सोच रहे थे उजांग सर तो डेमो क्लास ले रहे हैं, यहां पहली क्लास में मेंस और प्री के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, हालत पहले ही खराब हो जाती है, भगने वाले भग लेंगे अब धीरे से। चलिए देखते हैं। पहले का डी, दूसरे का बी, सेकेंड बी, थर्ड का ए, बड़गांव मानपुर उत्तर प्रदेश के स्थित आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी सीमा का निर्धारण करते हैं। चौथे का ए, सुतका कोह और सुतका गेंडोर। फोर्थ का ए एंड फिफ्थ का बी, फिफ्थ का बी। फर्स्ट डी, सेकेंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए एंड फिफ्थ बी। राखी गढ़ी घग्घर नदी, राइट। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें लगेगा कि इसको क्लास में नहीं कराया गया, राइट। अब यहां पर यह समझना जरूरी है, इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो क्लास के नोट से नहीं थे, लेकिन वो थे आपके मैप के अंदर। अगर आप मैप को ध्यान से देखोगे तो वो आपको उसमें दिखाई पड़ेंगे। कारण क्या था? आप में से कई लोगों ने कल मैपिंग को ध्यान ही नहीं दिया। ये जानबूझकर क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट से ना देकर मैप से दिया गया। आपको बताना जरूरी है कि बीटीएल क्या होता है। कल मैंने आपको इंटरलिंक बता दिया, कल मैंने आपको ये बता दिया कि उसको जो है वो आप कैसे लिंक करके पढ़ाई करते हैं, लेकिन कई लोगों ने कल बड़ा लाइटली लिया। कल लोगों ने मैप नहीं बनाया, ना मैप ध्यान से पढ़ा। कई लोगों ने बाद में पूछा क्या सर वो बनाना था, इस तरह के क्वेश्चन आए और अब इसी तरह पढ़ते हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि एनसीईआरटी के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन जो प्री में इस बार आए थे वो बॉक्सेस के अंदर, मैप के अंदर दिए हुए थे और वहां से उठाकर क्वेश्चन उसने जो है यूपीएससी ने पूछा है। तो अगर आपको पढ़ने का इसलिए शौक है कि नहीं एनसीईआरटी नाम से हम फैशन क्रिएट करेंगे, सॉरी टू से ये क्लास आपके लिए नहीं है। अगर आपका पर्पस ये है कि नहीं एनसीईआरटी मुझे निचोड़कर यूपीएससी के साथ एकदम हिट कर देना है यूपीएससी के क्वेश्चन, तो स्वागत है आपका क्लास में। लेकिन जब यूपीएससी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पढ़ने जा रहे हैं तो तरीके बिल्कुल अलग होंगे। वो जो चीजें तुम्हें फालतू लग रही थी वो चीजें तुम्हारे काम की हो जाएंगी। इसीलिए जानबूझकर टेक्स्ट से हटकर कल मैंने अभी जो है इसमें से 2 क्वेश्चन रखे। क्लियर है? उसका रीजन यही है कि आपको जब कल मैंने मैप कराया था तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आपने ध्यान नहीं दिया, आपको लगा शायद कुछ उजांग सर कुछ प्रमोशनल बकवास कर रहे हैं। बस यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आपको नहीं पता कि अगर आप घूमने फिरने आए हैं, आप फ्री क्लास है तो चलो तफरी कर लेते हैं, बहुत दिन से उजांग सर को देखा नहीं, देख लेते हैं, तो आगे इसलिए पर्पस से आए तो कोई मतलब नहीं आपके जीवन का। वो 1 घंटा 1.5 घंटा भी आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता था। यह समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है। और अगर 2 नंबर भी एग्जाम में मेरा हिट कर गए तो इससे मेरा काम हो सकता। अब दोबारा आप जाएंगे और दोबारा मैप्स पढ़ेंगे। क्लियर है? दोबारा मैप्स पढ़ेंगे और जब मैप्स पढ़ेंगे तब आपको जो है पता चलेगा कि हमसे कल बेसिक गलतियां हुई थी। क्लियर? चलिए, तो आगे से जिसको आप बेकार समझ रहे हैं, एनसीईआरटी में जो ट्रेंड चेंज हुआ है पिछले कुछ समय से, जो उसका डोमिनेंस हुआ है, ऐसी चीजें जिसको स्टूडेंट जब पहली बात तो वो क्रैक्स बुक पढ़ता है, वो फैक्ट फाइल पढ़ता है, वो सोचता है रट के काम चल जाएगा, और दूसरा उसको लगता है कि अरे वो इंपॉर्टेंट लाइनें पढ़ लो, इसी में हमारा प्री जो निकल जाएगा। बस ये यूपीएससी है, अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन, इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। ये जहां तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा है ना, वहां से क्वेश्चन उठा लेता है। क्लियर है? तो आगे से अभी फिर कल टेस्ट होगा, आज जो पढ़ाऊंगा उस पर कल टेस्ट होगा। पूरी अब क्लास अटेंशन में रखना, यही मेरा तरीका, इसको बीटीएल बोलते हैं, बिटवीन द लाइन। जो तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा है वहां से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, तो हम क्यों ना एग्जामिनर की जो है दिमाग को पकड़ लें और जो वो डिमांड कर रहा है वही हम सप्लाई कर दे, सिलेक्शन हमारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यही चीज तुम्हें ये झटका देना बहुत जरूरी था। नहीं तो डेमो के नाम पर, प्रमोशन के नाम पे बहुत से लोग जो है वो ढेर सारे मैसेजेस कर रहे थे। अब होश में आ जाएंगे, जिसके भी नंबर कम है एक बार अपने आप को देखे ध्यान से, और अब होश में आ जाए कि अगले पता नहीं कल उजांग सर मेंस का क्वेश्चन ना दे बैठे, और मेरे क्वेश्चन का तरीका भी अलग होता है। तो आप यहां मेरे साथ निचोड़े जाओगे। एनसीईआरटी में तभी आपका स्वागत है जब आप निचोड़े जाने के लिए तैयार हो कि हां मेरा टीचर मुझे रगड़ेगा कायदे से,
लेकिन बना के मुझे भेजेगा। अगर आप ये थोड़ा सा चबी चबी टाइप के हो कि नहीं लग रहा है, नहीं बाबू भैया करके थोड़ा फैक्ट पढ़ा के निकाल दिया जाएगा, तो इस क्लासेस में मत आना, मैं आपको पहले ही मना कर रहा हूं, ठीक है। यूपीएससी अगर तुम्हारा ड्रीम है, अगर एग्जाम क्रैक करना है स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का, तो उसके लिए स्वागत है, लेकिन तरीके बिल्कुल अलग होंगे, राइट। सो देयर इज अ डिफरेंस। आ जाते हैं आज की कंडीशन में। टेलिंग इंग्लिश, so this is one of the difficult process. You have to understand the BTL. What is the meaning of BTL? Between the line. Done? अभी तो ये ट्रेलर था, अभी तो टफ क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं, और अभी पता नहीं तुम्हें 2-3 दिन के अंदर हो सकता है कल तुम्हें मेंस का क्वेश्चन मिल जाए, हालत खराब हो जाए, क्योंकि डिस्कशन कल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट की थी, आज का डिस्कशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब कल पता चला आए और सर मुड़ाते ही ओले पड़े। हमारे यहां ऐसे ही होता है भाई, हम बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं, और अब क्लास में हो तो पूरे फोकस हो। डेमो ओमो शब्द को अगर दिमाग में गूंज रहा है तो सुबह मेडिटेशन की क्लास में बैठो मेरे साथ और निकाल के फेंक दो उसको। क्लियर है? तो कई लोगों ने सोचा अरे ओजांग सर तो अभी ऐसे ही कुछ कहानी सुना रहे होंगे। सुनो कहानी। 5 क्वेश्चन में से जितने भी हैं और जिनका फोन आया था वो तीनों नंबर मैंने रखे हुए हैं, उनसे भी मेरा रिवर्ट कॉल आएगी कि भैया नंबर कितने आए जरा हमें बता दो। मैप का पहला सिद्धांत यह कि आपको अपने हाथ से ड्रॉ करना पड़ेगा मेरे साथ, नहीं होगा मैं उसको दोबारा कराऊंगा क्लास में। अभी जब आओगे क्लास में तो अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिया है, चले पिक्चर तो अभी बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है। आ जाते हैं और हम अब लिखते हैं प्री वैदिक पीरियड। चलो लिखो, यू हैव टू राइट द प्री वैदिक पीरियड, यानी पूर्व वैदिक काल। लिखो पूर्व वैदिक काल। अब ध्यान से, कल फिर बम गिरेगा, याद रखिएगा। लिखो प्री वैदिक पीरियड, हड़प्पा के बाद, आफ्टर हड़प्पा, दिस हैपेंड आफ्टर हड़प्पा। लिखो हड़प्पा सभ्यता के पश्चात एक सभ्यता आती है, सभ्यताओं का विस्तार रहता है, सभ्यता नदियों की तरह होती है, दैट्स फ्लो ऑफ रिवर, दैट इज अ प्री वैदिक पीरियड, राइट, दिस इज नोन एज प्री वैदिक पीरियड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री वैदिक पीरियड? इसको लेकर बहुत कैओस है एक्चुअली। जब आप मेरे साथ हिस्ट्री की क्लासेस में आओगे, जब हम जो है लार्जर क्लासेस में डिस्कशन करेंगे, आपको पता चलेगा कि इतिहास में इसमें कहा गया आर्यंस इन्वेडर्स थे, जो एक जिसे कहते हैं सेंट्रल एशिया के पार्ट, ऑस्ट्रिया के पार्ट से वो यहां तक आए। बट जो थ्योरीज मैंने अभी पढ़ी हैं, जिस पर रिसर्च मैंने जो अभी देखा है, उसमें कहा गया आर्यन यहां के मूल निवासी थे। तो इतिहास बेसिकली पर्सपेक्टिव होता है। जब आप इतिहास की क्लास में जाओगे ये देखोगे कि हम देखने का नजरिया क्या है। इट्स माई पर्सपेक्टिव, हाउ वी सी द हिस्ट्री। तो एक ही चीज को देखने के पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं। पुराना एक कॉन्सेप्ट है कि ये आधा भरा हुआ है, आधा खाली है, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट एटीट्यूडनल और पर्सपेक्टिव बेस्ड। हम हिस्ट्री को किस रूप में देख रहे हैं। जब आप जाओगे तो आपको एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताऊंगा। मेरे जो एनसीईआरटी के स्टूडेंट होंगे वो जानते हैं कि मैंने उनको एक कॉन्स्पिरेसी पढ़ाई कि कैसे जेम्स मिल के समय से ही पूरे लिटरेचर में बदलाव किया गया। हमारे पूरे एविडेंसेस में, इंस्टीट्यूशंस में देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस हैपेंड इन द हिस्ट्री एविडेंसेस, और वहां पर वो एविडेंस रखे गए बेसिकली जो हमारी इतिहास को एक अलग तरीके से दिखाते हैं, वेस्टर्न नजरिए से दिखाते हैं। सो यहां पर हम लोग आगे चलकर जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम एक अलग ही नई डिबेट को जन्म देंगे, राइट। प्री वैदिक पीरियड लिखो। यह सभ्यता किसके समय आई, ठीक है। इस सभ्यता के जनक, स्थापित करने वाले कौन थे? द सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय इंडो आर्यन, राइट, एस्टैब्लिश्ड बाय इंडो आर्यन, इंडो आर्यन। The main source of knowledge about the pre-Vedic period, लिखो, the main source of knowledge about pre-Vedic period is known as ऋग्वेद। पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। राइट, ऋग्वेद। द वेद इज संस्कृत वर्ड। वेद का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। वेद का मतलब होता है टू नो, जानना, ठीक है, जानना। और जो ये वेस्टर्न हिस्ट्री है इसके हिसाब से इसका समय 1500 से 1000 बीसी माना जाता है, 1500 to 1000 बीसी। द ऋग्वेदास, वेदा मीन्स इज अ संस्कृत वर्ड, मीन्स नॉलेज,
ये जो नॉलेज का बेस था, याद रखिएगा, ये हाइम्स पे बेस था। ये श्रुतियां थी, यानी सुनी जाने वाली। इनके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं था। अपने समय के बहुत समय बाद ये जो है रिटन किए गए थे, ताम्र पत्रों पे जो है, तमाम पत्तों पे लिखे गए थे। बट शुरुआती दौर में ये बेसिकली गुरु शिष्य परंपरा थी, यानी टीचर पीपल रिलेशनशिप था। गुरु एक योग्य शिष्य को चुनता था, एक संस्कार होते थे, उसके बाद गुरु से ये शिष्य की तरफ जाता था, यानी टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट को इसको बताता था, इसके सही मतलब को समझाता था। ये बड़ी लंबी प्रक्रिया, जब इतिहास में आप आएंगे तो इस प्रक्रिया से मैं आपको परिचित कराऊंगा कि पात्र एक शब्द का इस्तेमाल किया था। पात्र मींस वन हु अटेंड द वाटर। जैसे ये क्या है, ग्लास एक पात्र है, ये बोतल क्या एक पात्र है, ये खाली है तभी मैं इसमें पानी भर सकता हूं। तो इस गुरु शिष्य परंपरा में उस पात्र को खाली किया जाता था, यानी कि जो स्टूडेंट था उसका दिमाग बिल्कुल ही प्योर किया जाता। जैसे अभी बहुत से स्टूडेंट हैं, अब जैसे वो लगातार चैट कर रहे, ओपन क्लासेस हैं, तो जो क्लोज क्लासेस हो जाएंगी तो उसमें तो डांट पड़ेगी, लेकिन अभी कुछ भी लिख दे रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, कोई किसी को दिल भेज रहा है, कोई किसी से नंबर मांग रहा है, तुम कैसी हो, इस तरह के जो चैट्स भी चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो उनका जो वो पात्र नहीं है। ठीक है, चाणक्य ने कहा इस देश में कि शिक्षा हमेशा योग्य को दी जानी चाहिए, पात्र को दी जानी चाहिए। तो ये वो परंपरा थी जहां स्टूडेंट को पहले मैच्योर किया जाता था कि नाउ यू आर रेडी टू अटेन द नॉलेज ऑफ वेदास। ठीक है, तो ये यहां पर ये रूप हुआ करता था। तो ये बेसिकली जो ऋग्वेद है वो प्री वैदिक पीरियड के रूप में कहा जाता है, यानी कि वैदिक काल की शुरुआत ऋग्वेद से ही मानी जाती है। इसके बाद पोस्ट वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल में, जो कि 1000 से 600 बीसी का समय माना जाता है, 1000 टू 600 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, उसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को शामिल किया गया। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं, भूल जाओ इसको। मैं सिर्फ मैप के थ्रू उसको कनेक्ट कर रहा हूं, ताकि आगे जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो ढेर सारी इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करने में आपको टाइम ना लगे।